यू वेलकम टू द DTU स्टूडियो। दोस्तों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह से। आप DTU के वाइस चांसलर हैं और DTU दिल्ली की ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की एक टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से आती है और इंजीनियरिंग में तो सारे उसमें एक नोन ब्रांड है जिसे कहा जाए। और आप दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और आपको अब तकरीबन यहाँ पर 1 साल हो चुका है। जी बिल्कुल। अब 1 साल के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा है कि मेरे लिए तो बहुत ही ये गर्व और सम्मान की बात है कि DTU से मुझे जुड़ने का मौका मिला। पहले तो मेरे पास एडिशनल चार्ज रहा कुछ दिन और उसके बाद में सरकार ने तय किया और मैं DTU में आया। 75 साल से ज़्यादा का इंस्टीट्यूशन हो गया, एक नाम है। इससे पढ़ने वाले और यहाँ से पढ़कर निकलने वाले छात्राओं ने बहुत नाम कमाया है। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा कि DTU में वाइस चांसलर बनने से पहले और NSIT में डायरेक्टर बनने से पहले आप MSU, जो एक बड़ी बहुत रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, बड़ौदा, MSU बड़ौदा, आप उसके भी वाइस चांसलर रहे हैं और शायद आपको उसके 2 टर्म्स तकरीबन आप उसके वाइस चांसलर रहे हैं। बिल्कुल। तो हालांकि वो एक मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी है और ये एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है और आप खुद एक IT के प्रोफेसर हैं जी। तो उसमें और इसमें यहाँ क्या आपको एक चेंज महसूस हुआ मल्टी फैकल्टी? ऐसा है कि कई तरह का चेंज है। एक तो ये कि MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा जो थी वो एक बड़ी यूनिवर्सिटी थी। बड़ी का मतलब हो गया साइज़ में, बड़ी का मतलब हो गया उसकी इस्टेब्लिशमेंट में कि वो करीब 125 साल से पुराना इंस्टीट्यूशन है। 40,000 स्टूडेंट वहाँ पर थे, 13 फैकल्टीज़ थी। तो बहुत अलग अलग कलर के चीज़ें वहाँ रोज़ वाइस चांसलर को आती थी। ये भी कमाल है कि आप दोनों यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहे। वो दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि एक तो 1941 में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जो है एक दिल्ली पॉलिटेक्निक के तौर पे एस्टेब्लिश होती है और एक दूसरी यूनिवर्सिटी जो है वो 125 साल पुरानी बड़ौदा कॉलेज से शुरू हुई और फिर यूनिवर्सिटी बनी। तो वहाँ पर क्या है कि 13 फैकल्टीज़ थी। तो अलग अलग वहाँ पे आर्टिस्ट भी हैं, टेक्नोलॉजिस्ट भी है, डॉक्टर्स भी हैं, वहाँ पर कॉमर्स के लोग भी हैं, आर्ट्स के भी हैं, साइंस के में। तो पूरा एक स्पेक्ट्रम के सब कलर्स वहाँ पे थे। और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो है DTU बहुत अच्छी रेपुटेड यूनिवर्सिटी है। इसका योगदान मैं ये नहीं कह रहा कि उससे किसी भी तरह से कम नहीं है, लेकिन एक फोकस्ड टेक्नोलॉजी के एरिया में इसने काम किया है और अपना नाम भी बनाया है। इसीलिए DTU से कोई जुड़ जाता है और मैं भी, तो सबके लिए बहुत ही गौरव सम्मान का विषय है। और हम सबको जो यहाँ पे काम करते हैं DTU की ही चिंता करनी चाहिए, इसको आगे कैसे बढ़ाया जा सके। आप जानते हैं कि पिछले दिनों जो मैगजीन्स रेटिंग का काम करती हैं उसमें हमारी बहुत अच्छी रेटिंग है। करीब हम पहली 10 में आते हैं, हर जगह 10 में आते हैं। तो इंडिया टुडे के उसमें हम 5 में भी आए हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि ये एक एब्सोल्यूट नंबर न भी हो, कम से कम इंडिकेटिव नंबर तो है। क्योंकि टाइम्स में भी हम उसमें भी बहुत अच्छे आए हैं, अच्छी ग्रेडिंग में आए हैं और कंपटीशन CSR जो है CSR में भी उसमें भी हम बहुत अच्छी रैंकिंग में आए हैं। तो रैंकिंग तो एक इशारा करती है कि ये किस तरह का संस्थान है। ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसका साइज़ भी, जैसे अब हमारे पास 8,500 स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम हम चलाते हैं। इस साल आप जानते हैं कि प्लेसमेंट हमेशा ही अच्छा रहा। अभी ऊबर ने जो एक हमारे स्टूडेंट को 1,25,00,000 का पैकेज दिया, ये भी हमारे लिए सम्मान की बात है। पहले गूगल ने भी दिया है, ऐसा नहीं ये पहली बार आया, लेकिन गूगल से हटकर किसी कंपनी ने दिया, तो ये एक खुशी की बात है। तो धीरे धीरे ये और आगे बढ़ेगा, केवल पैकेज की दृष्टि से नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ने के लिए भी जो होता है उसमें सभी को फ़ायदा होगा इससे। मुझे भी ये लगता है कि यहाँ पर एक इस तरीके का एनवायरनमेंट है जिसमें आपको आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, उस तरीके का हर तरीके का एनवायरनमेंट मिलता है। जिस प्रकार से मल्टी सोसाइटीज़ हैं और उनका बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। एक तो क्या हो गया, देखो
कंपटीशन से बच्चा आ रहा है, इतना मुश्किल कंपटीशन है, 12-15 लाख लोग बैठते हैं जी, और उसमें से हमारे पास तो पहले ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं पहले 15,000 20,000 से आ जाते हैं हमारे पास में। ये ठीक है कि किसी किसी ब्रांच के कारण 40,000 तक रैंक जाता है, पर ज़्यादातर बच्चे हमारे पास 20,000 के आसपास के होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक इंटेलिजेंट, हार्डवर्किंग और जिसके आगे प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, इस तरह के बच्चे हमारे पास आते हैं। और उनकी एक फैकल्टी जिस पे बहुत काम किया होता है, लेकिन सोसाइटीज़ के माध्यम से और भी जो फैकल्टीज़ हैं पर्सनैलिटी की, वो यहाँ डेवलप करने का मौका मिलता है। तो पीयर ग्रुप बहुत मजबूत है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं। और अभी हमने क्या किया है कि एक राइट काइंड ऑफ इनेबलिंग एनवायरनमेंट बने, इसके लिए एक टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर भी शुरू किया है, जो कि DTU की सेक्शन 8 की कंपनी है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन फाउंडेशन, जिसमें हमारे पास फुल टाइम एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है। और हम लोग स्टूडेंट्स को सीड फंडिंग देते हैं गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के मदद से, और उसमें करीब करीब इस समय 4 कंपनीज काम कर रही हैं। और ये 4 कंपनीज भी सिलेक्शन से आई हैं। 53 कंपनीज ने अप्लाई किया, उसका एक पूरा सिस्टम था और 4 लोग सेलेक्ट हुए। और भी हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे तो इसमें मतलब जो स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट हमारा जो DTU का है वो उसमें इंक्यूबेशन के हाँ, उसमें क्या है, आप DTU से पास आउट हैं तो भी आ सकते हैं, अपनी कंपनी चला सकते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं और आपके पास एक आइडिया है, आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो सेकंड ईयर 3rd ईयर के स्टूडेंट्स ने भी कंपनी बनाई है, उनको भी हम अलाउ करते हैं इसके अंदर काम करने का। हम उनको केवल फंडिंग ही नहीं देते हैं, बल्कि जैसे कंपनी कैसे बनानी है, बच्चे को मालूम नहीं होता कंपनी कैसे बनानी है। फिर क्या टैक्सिंग स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स है, उसमें टैक्स कंप्लायंसेस कैसे करनी है। फिर क्या है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को कैसे इंप्लीमेंट करना है, लीगल हेल्प कैसे चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प कैसे चाहिए। तो हमारे पास एक्सपर्ट्स रहते हैं जो कि सबकी मदद करते हैं। उससे क्या है, बेसिकली जो इंक्यूबेट कर रहा है, जबकि आइडिया अभी छोटा है, उस पर विचार हो रहा है, ऐसे में यदि इंस्टीट्यूशन मदद करता है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही खुशी की बात है। और आज तो देश में भी ऐसा माहौल बना है, सभी इंस्टीट्यूशंस इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। तो DTU ने एक लीड रोल इसमें लिया है, दिल्ली के अंदर लिया है, और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ही हम कोई ना कोई अच्छी सक्सेस स्टोरी देंगे और हमारे स्टूडेंट्स को अच्छा करेंगे। हमारी तो इच्छा ये है कि कल को कोई गूगल यहाँ से निकले, कल को कोई और बड़ी कंपनी यहाँ से निकले। और लेकिन शुरुआत तो धीरे धीरे ही होती है ना, और लेकिन एक सक्सेस की बहुत सारी उम्मीदों के साथ हम लोग यहाँ बैठे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा हो इसमें। That's what the brightness about things is. एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ, मैंने सुना है कि यहाँ का जो अपने अलुमने है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत एमिनेंट लोग जो हैं यहाँ से जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। देखो, वो तो स्ट्रॉन्ग है ही है, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो जहाँ भी हैं DTU से, अगर वो बाहर भी हैं तो DTU उनसे बाहर नहीं है। उनके मन में, उनके दिल में सब जगह DTU रहती है, चाहे भारत में वो काम करते हैं, चाहे भारत से बाहर वो काम करते हैं। और पिछले करीब करीब समझिए 75 ईयर्स में न जाने कितने स्टूडेंट्स यहाँ से निकले हैं। अगर नाम लूँगा तो बहुत सारे नाम हो जाएंगे, पर हम एक काम और कर रहे हैं कि अभी एक हम बुक उनके लिए बना रहे हैं, एक एलुमनाइज जो हमारे जो बहुत जिन्होंने कुछ खास काम किया है अपने एरिया में, ऐसे हमने 6-7 लोग आइडेंटिफाई किए हैं, तो उनकी एक बुक बनाई जा रही है। और मैं समझता हूँ वो बुक हमारे जो अभी जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं DTU के अंदर, उनको इंस्पायर करेगी, उनको एक नई सोच डेवलप करने में मदद करेगी कि देखो जब वो ऐसा अच्छा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इस पर्पज़ से हम लोग एक बुक बना रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि अगले 4-6 महीने में आ जाएगी, मार्केट में आएगी, और वो हमारा DTU का इस तरह का पहला प्रयास होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब 75 इयर्स जो हुए हैं, इसकी अकम्प्लिशमेंट के लिए भी एक जो आपने सुझाव दिया था, एक कॉफी टेबल बुक का भी है हमारा है, और ये दोनों प्रोजेक्ट बहुत अच्छे प्रोजेक्ट रहने वाले हैं। बेसिकली इसकी जो वैल्यू है ना, वो कोई आप नाप नहीं सकते, कोई उसके पैरामीटर नहीं है, क्योंकि ये मन पे काम करने वाली चीज़ है। जो चीज़ मन पे काम करती है उसके रिजल्ट कल भी आ सकते हैं, और 4 साल बाद भी आ सकते हैं, और 10 साल बाद भी आ सकते हैं, लेकिन अच्छा प्रयास, अच्छी प्रैक्टिस हमने डालने की कोशिश की है। डॉक्टर साहब, हाउ डू यू इमेजिन अबाउट कि जैसे 75 ईयर्स का तो इज़ ए हिस्ट्री, हम आगे इसको आगे और ताकि ग्रो हो और ये और ब्रांड करे, क्योंकि हम सब जो आते हैं, हम सब अपनी आहुति डालने के लिए ही सब आते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, डालते हैं और चले जाते हैं। तो हमारे मन में भी एक जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे भी कुछ ना कुछ एक स्टेप्स लेने की इच्छा है। एक तो कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की ज़रूरत है अब, क्योंकि जब ये बना था तो 3-4 हज़ार स्टूडेंट्स के हिसाब से बना था। आज हमारे पास 8,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, कल को हमारे पास 12,000 स्टूडेंट्स होंगे। और दिल्ली जैसे शहर के अंदर, इतनी अच्छी लोकेशन के अंदर, हमारे पास में 170 एकड़ ज़मीन भी है, और दिल्ली सरकार इसमें थोड़ा लिबरल भी है,
और अभी हम अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमने इनिशियल जो प्रोजेक्ट लिया है वो करीब 241 करोड़ रुपए का है, जिसमें हम 2 बिल्डिंग्स बनाएंगे, एकेडमिक ब्लॉक्स बना रहे हैं, करीब करीब 15 मंजिल के होंगे वो, ओके, और एयर कंडीशन ब्लॉक्स होंगे टोटल। क्योंकि अब तक जो हैं वो हाँ, सारे आई थिंक हाँ, क्योंकि 4 स्टोरीज, हाँ, रीज़न क्या है कि अब FAR का वो बदल गया, मास्टर प्लान में नए प्रोविजंस आ गए हैं। जी, जी। और अब क्योंकि लैंड बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही वैल्यूएबल, जिसकी कीमत नहीं है बेसिकली, तो कीमत ही नहीं है, उसको क्या बोलें, तो सरकार भी ये समझती है, और अब हम सब ने ये तय किया है कि हाई राइज बिल्डिंग्स बनाएंगे यहाँ पे। इसी कारण से हमने अपने इस फेज़ सेकंड को 2 हिस्सों में बांटा है। पहले फेज़ में हम ये 15 मंजिल के करीब करीब जाएंगे, 2 एकेडमिक ब्लॉक्स हैं और हॉस्टल्स बनाएंगे इसमें, करीब 2 हॉस्टल बॉयज़ के और 2 हॉस्टल गर्ल्स के। और सबसे अच्छी बात क्या सोची है, जो अप्रूव भी हुई है, कि एयर कंडीशन होंगे वो, तो दिन जो सेंट्रली एयर कंडीशन प्लांट होगा, तो दिन में वो एकेडमिक ब्लॉक्स में चलेगा और रात को वो हॉस्टल्स में लेके जाएंगे उसको, रात को वो वहाँ पे यूज़ होगा। तो एक अच्छा प्रयास है, जिससे कि एक फेसलिफ्ट भी होगी, और हमारी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है इसके लिए। और इसके साथ साथ अब तो कनेक्टिविटी भी हमारी बहुत इम्प्रूव हुई है, क्योंकि एक तरफ तो हमारे पास पहले अब रिठाला वाला मेट्रो था, तो दूसरी तरफ हमारे पास अब समयपुर बादली का भी आ गया। और वैसे भी दिल्ली वालों के लिए तो आगे पहुंचना अब यहाँ के लिए इट्स सो कनेक्टेड, बिल्कुल नाइसली कनेक्टेड। तो इसी कारण से ये भी ध्यान में रखते हुए हमारे को ये था कि एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो, और दूसरी क्या है कि जो टीचर्स की बहुत सारी पोस्ट खाली पड़ी हैं, जी, और टीचर्स के बिना कोई इंस्टीट्यूशन बन नहीं सकता, क्योंकि स्टूडेंट्स ने तो आना है, पढ़ना है, चले जाना है। उनका स्टे तो 4 साल या मैक्सिमम 6 साल होगा, अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, लेकिन टीचर्स ने तो 30 साल रहना है, 35 साल रहना है। जी। इसके लिए, क्योंकि अभी हमारे पास 50% वैकेंसी है, तो हमने धीरे धीरे प्रयास शुरू किया है कि अच्छे टीचर्स आएँ, और अब हमने ये सोचा है कि कुछ इंटरनेशनल फैकल्टी भी अगर हम ला सकें, कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशन से जो लोग सुपरनेशन हो गया उनका, वहाँ पे रिटायर हो गए, वहाँ पे उनकी सेवाएं हम ले सकें, क्योंकि हमारा देश एक अच्छे टीचर को वेस्ट करने का तो अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसी कारण से यूनिवर्सिटी ने एक पॉलिसी भी बनाई है, जिसमें हमने कुछ लोगों को अभी उसमें एम्प्लॉय भी किया है। लेकिन वो बात ठीक है, कल को अभी कुछ लोग हुए हैं, कल को अगर बहुत अच्छे मिलेंगे तो ज़्यादा लोगों की संख्या भी हो सकती है। दैट मीन्स फॉरेन से हमारे पास फैकल्टी जो है, हाँ, वो भी एक तरह से हमारी कोशिश है, शुरुआत करने जा रहे हैं कि हमने अभी यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनलाइजेशन पे भी काम करना शुरू किया है, जिससे कि इंटरनेशनल टाइप्स हमारे हों, मजबूत हों, इफ़ेक्टिव हों, मीनिंगफुल हों, यूज़फुल हों। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए अभी एक काम शुरू हुआ है, और जो हमारा डायरेक्टरेट है इसका इंटरनेशनल अफेयर्स का, वो इस पे काम कर रहा है। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हाँ, अभी हमने क्या किया, 15% सीटें जो हैं, जो सरकार कहती है, वो हमने 15% सीट्स जो हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए की हैं। 5% तो डासा के थ्रू आते हैं, डायरेक्ट स्टूडेंट्स एडमिशंस अब्रॉड। जी। तो उस कैटेगरी डासा की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है उससे होंगे। 5% जो हैं ICCR जो है उसके माध्यम से, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी कल्चरल रिलेशंस, और उनके माध्यम से होंगे, और 5% हम डायरेक्ट एडमिशंस करेंगे। अगर किसी भी कैटेगरी में सीट्स बची तो वो इंटरचेंजेबल हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि अब हमारे पास काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट भी यहाँ पे होगा, क्योंकि इंटरनेशनल रैंकिंग में भी इसकी ज़रूरत है। दूसरा क्या है कि एक अच्छा राइट काइंड ऑफ माइंडसेट डेवलप करने के लिए भी, यदि हम कहते हैं कि क्रॉस कल्चर की बात करते हैं, एक दूसरे को समझने की बात करते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसका सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म, इफेक्टिव प्लेटफॉर्म हमेशा रही हैं, सदियों से। ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, हाँ, तो एक ग्लोबल स्टूडेंट्स भी जो तो स्टूडेंट्स के लिए हम काम कर रहे हैं, और अभी टीचर्स की भी हमारी इच्छा है कि, लेकिन हम जो MOU करना चाहते हैं कि उनके टीचर्स यहाँ आए पढ़ाएं, और हमारे टीचर्स वहाँ जाके पढ़ाएं, म्यूचुअल हो। हम सब रिलेशनशिप जो है बाइलेटरल करना चाहते हैं, यूनिलेटरल नहीं करना चाहते कि वन साइड हो। और हम अच्छी कंपनी से यूनिवर्सिटी से हम नेगोशिएट भी करना चाहते हैं कि आप हमारे स्टूडेंट्स को, हम अगर पढ़ने आपके पास आते हैं तो आप फी में कितना उनको कंसेशन देंगे, 50% देंगे, 25% देंगे, 100% देंगे, क्या देंगे, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स को भी लगे ना कि एक एक्स यूनिवर्सिटी US की है या यूरोपियन कंट्री की है, वहाँ पर अगर हम हमारे इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के थ्रू ट्राई करते हैं, एडमिशन्स लेते हैं, तो उनको इतना फ़ायदा होता है, तभी तो बच्चों को फ़ायदा होगा। असल में हम सब जो हैं स्टूडेंट्स के इन एंड अराउंड चलना चाहते हैं। सारी एक्टिविटीज़ का जो फोकस है वो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो भी सही है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, और वेरी लॉन्ग टर्म में, वो सब हम करना चाहते हैं। एक डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ जो फैकल्टी है, बिकॉज यस वी हैव ए वेरी
high quality, strong faculty with good research and all. पेटेंट्स में भी तो हमारे टीचर्स का कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। ऐसा है कि ये जो पेटेंट्स है ये एकेडमिक वर्ड्स के लिए एकेडमिक वर्ड में नई व्यवस्था आई है। ये करीब समझिए कि 5-10 साल का एफर्ट है। इसलिए भी नंबर के हिसाब से तो हमारे पास थोड़ी सक्सेस स्टोरीज हैं। हमारे पास हैं पेटेंट्स, हमारे पास 5-7 पेटेंट्स भी हैं और अप्लाई भी बहुत होने कर रखा है। लेकिन मैं समझता हूँ ये अगले 5-10 सालों में भर जाएंगे, क्योंकि पहले क्या था, हमारे टीचर्स सेटिस्फाइड हो जाते थे, एक अच्छा रिसर्च पेपर छाप रखे, एक अच्छा छप गया, उनका काम पूरा हो गया। लेकिन अब हम कहते हैं कि वहाँ तक नहीं, आपको खुश होना है, आपको इसके बाद में इसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ सोचना है और फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद भी सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बनाना है ताकि ये कमर्शियली सस्टेनेबल प्रोडक्ट बन सके। क्योंकि ये जो लाइन पूरी होगी ना जब इस चेन की, तो ही असल में रिजल्ट आएंगे। लेकिन अभी तक क्या था, हम हाफ में खुश थे, अच्छा पेपर छाप के खुश थे, और जो सही है, गलत कुछ नहीं है उसमें, लेकिन हम एक स्टेप आगे लेना जाना चाहते हैं और उसमें मदद करना चाहते हैं। तो पेटेंट का भी हमारा काम अब ठीक शुरू हुआ है, बढ़ा है। और दूसरा क्या है कि अभी जो टीचर्स अच्छी रिसर्च करते हैं, हम उनको अभी हमने अवार्ड्स भी इंस्टीट्यूट किए हैं जो इस बार पहली बार देंगे टीचर्स को, कि जैसे मान लो कि आप, हमने एक अच्छे जर्नल्स हैं वर्ल्ड के, कि आप अगर उसमें पेपर छापते हैं, आपका सपना है कि एक पेपर मेरा उसमें छप जाए, वो नेचर है, साइंस है, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू है, इस तरह का, मतलब जिसका कि लाइफ टाइम एक अचीवमेंट टाइप की बात होती है, तो फिर यूनिवर्सिटी आपको 5 लाख रुपए का कैश अवार्ड भी देगी अगर उसमें छपता है तो इससे तो अच्छा मोटिवेशन। हाँ, और उसके बाद ये कि एक और है, उसके नेक्स्ट कैटेगरी है, उसके अंदर काफ़ी सारे जर्नल्स हैं जो कि जिनमें एक पेपर छप जाता है पर कभी कभी छपता है। अगर ऐसा छपेगा तो उसका भी हमारा करीब 1 लाख रुपया के करीब का अवार्ड है। और उससे नीचे फिर हमारा है कि एक और कैटेगरी है जहाँ की रेगुलर छप सकते हैं लेकिन इतनी आसान भी नहीं है, मेहनत लगती है, उसके लिए भी हमारा कोई कैश अवार्ड स्कीम है। और हमने इस पर नंबर नहीं लिमिट किया। हम लोग ये नहीं चाहते कि टीचर्स कम्पीट करें ये बेस्ट है, नहीं, हम तो चाहते हैं कि एक पूरा ग्रुप बेस्ट है हमारा। तो जितने एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, हमें तो बहुत खुशी होगी थी 100 लोग भी उसमें आते हैं, तो इससे कि कोलैबोरेटिव माहौल इम्प्रूव हो। क्योंकि दुनिया में कोई भी देश और कोई भी ग्रुप आगे तब बढ़ा है जब कोलैबोरेटिव अप्रोच उसकी है। अगर हम कम्पिटिटिव अप्रोच रखेंगे तो हम एक दूसरे के प्रति जेलसी का भाव, शत्रुता का भाव तक रख लेते हैं, जो बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऐसा ही कुछ फैकल्टी का अब्रॉड जाने के लिए भी कुछ सिस्टम है या इंसेंटिव? देखिए, अब्रॉड जाना की जहाँ तक बात है, एक तो है कि रिसर्च में आप कॉन्फ्रेंस में गए, वर्कशॉप में गए, कहीं पे पेपर भेजने गए, उसमें हमने एक स्कीम इंप्लीमेंट हुई है गवर्नमेंट की सहायता से, उसमें हमने प्रोफेशनल डेवलपमेंट फंड बोलते हैं, उसमें 3 साल में आपको जाना होता है, 3 लाख रुपए करीब देते हैं, आप जितना उसको जैसे यूज़ करें। लेकिन इसके बावजूद भी और भी कोई केसेस आते हैं तो हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम बहुत ओपन हैं कि अगर आप पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए जाना चाहते हैं, पीएचडी करने जाना चाहते हैं, तो हम ऐसी पॉलिसीज़ इन प्लेस कर रहे हैं जिससे कि जो जब जाना चाहे वो जा सकता है। हम हिंड्रेंस नहीं बनेंगे, हम उसको फैसिलिटेट करेंगे प्रोसेस को। रूल्स में अगर कोई कमी होगी तो उसको ठीक करने के लिए भी करना चाहते हैं, ताकि हमारे टीचर्स बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करें, एक्सपोजर लें, और उसका फ़ायदा डीटीयू को मिले और देश को फ़ायदा मिले, जिससे कि ये माहौल बने। चाइना ने, कोरिया ने इसी एक्सपेरिमेंट को करके बहुत आगे बढ़े हैं। हमें भी इसकी कहीं ना कहीं शुरुआत करने की आज ज़रूरत महसूस होती है, और वो तभी होगा जब हम टीचर्स पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हों। सैलरी एक कंपोनेंट है उसका, लेकिन इसके अलावा एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज डेवलप करना, इस सब पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, और डीटीयू में हम धीरे धीरे इस पे काम करना चाहते हैं। एक जो एक्टिविटीज़ हैं हमारे यहाँ, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़, सोसाइटीज़ हैं, सब मैंने देखा बहुत एक्टिवली काम करते हैं जी। और हमारे यहाँ उस तरीके के पिछले 1 साल से 1.5 साल से जब से आप आए हैं तो स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छी स्पॉन्सरशिप्स मिली हैं और उसका काफ़ी लेवल बढ़ा भी है। जैसे एनजी फेस्ट है, एनजी फेस्ट एक स्टेप से सेकेंड स्टेप तक पहुंचा है, बिल्कुल आया। और जैसे आपका अब आगे एनकरेजमेंट का है कि वी शुड स्टेप अप फॉर 3rd स्टेप, सही बात ताकि वो एक एनजी फेस्ट दिल्ली का ही नहीं पूरे इंडिया में बहुत अच्छा हो, ब्रांड हो। बिल्कुल बिल्कुल। और वो सारे स्टूडेंट्स ही ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ पर, हम लोग तो सिर्फ एक उसकी उनको मदद करते हैं, मदद ही करते हैं। जी जी, बिल्कुल, ऐसे ही आपके होते हुए अभी वो युवान जो है एक नया लिटरेरी फेस्टिवल की तरह, एक दिल्ली के लिट फेस्ट की तरह आपने एक वो देखो, एक तो ये बात तो तय है कि जो बच्चा यहाँ पढ़ने आया है वो होशियार भी है, मेहनती भी है, और उसकी और फैकल्टी जिसपे उसे काम चाहता था करना मौका नहीं मिला, शायद 8वीं के बाद कंपटीशन की तैयारी में लग गया तो उसे मौका नहीं मिला। जब यहाँ पर वो ऐसा खुला माहौल देखता है तो उसका मन करता है और वो करता भी बहुत अच्छा है।
ऐसे ऐसे स्टूडेंट से मैं मिलता हूँ जो लिखने में बहुत अच्छे हैं, जो जी। कविता भी लिखते हैं, हाँ, जो प्ले भी लिखते हैं, नाटक का भी वो हमारे प्रतिबिंब में हाँ। नाटक के उसमें भी करते हैं, और फिर वो अभी DTU टाइम्स जो शुरू किया है उसमें भी सारा कंपोनेंट स्टूडेंट्स का ही बिल्कुल, होता क्योंकि है। किसी भी यूनिवर्सिटी का काम केवल नौकरी दिलवाना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी दिलवाना तो नहीं है, तकनीकी शिक्षा का भी हमको एक अच्छा इंसान भी समाज को देना है, जो कि दूसरों की के प्रति जागरूक भी हो और संवेदनशील भी हो। अरे दूसरे के दुख से किसी को दुख न हो, ऐसे इंसान का क्या फायदा। किसी के दुख में किसी को खुशी मिले, ऐसे इंसान किसी यूनिवर्सिटी को बनाने भी नहीं चाहिए। और यदि पास आउट होकर ऐसे बनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा में कमी रह गई। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो शिक्षा में अगर कमी रह गई तो वो कैसे ठीक हो। सिर्फ टेक्नोक्रेट की तो बात नहीं है ना कि आदमी को पैसा कमाने की ही मशीन बनाना है। पैसा ज़रूरी है, कमाएंगे आप, ये मैं तो ऐसा बहुत मानता हूँ कि पैसे की कमी जो है, मैं सब बच्चों को भी कहना चाहता हूँ कि जो पैसे की जो कमी है वो आपको दुख तो दे सकती है, लेकिन पैसे से सुख आए ये जरूरी नहीं है। उसकी कमी तो दुख दे सकती है आपको। तो पैसा तो होना ही चाहिए, लेकिन वो कोई हमारा ओनली पर्पस ऑफ लाइफ नहीं हो सकता। उसके लिए तो अच्छा इंसान कैसे बने, उसके लिए भी हमें काम करने की ज़रूरत है। और DTU में हम काम इस पे कर भी रहे हैं, स्पोर्ट्स को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, जिससे कि जीतने और हारने को हम बराबर तरीके से ले सके। एक TT खेलने वाला है वो बहुत अच्छा, एक TT खेलने वाला, एक क्रिकेट खेलने वाला, एक हॉकी खेलने वाला रोज जीतता है, रोज हारता है। वी हैव सच ह्यूज ग्राउंड, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हमारे जो उसके क्रिएट किए गए हैं। सही बात है, सही बात है। दे हैव मेड ए चेंज, दे रियली मेड ए चेंज। और फिर वो ओपन जिम्स और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इट हैज़ गिवन ए वेरी। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब, हाँ। क्या हम कुछ एक्सटेंशन का भी, DTU के एक्सटेंशन का भी प्लान आउट कर रहे हैं कुछ? ऐसा है कि हाँ, हम एक DTU का जो एक्ट है वो हमको मल्टी कैंपस एंड मल्टी फैकल्टी बनाने का आज़ादी देता है जी। तो सरकार की भी एक इच्छा रही और हम भी चाहते हैं यहाँ पे कि DTU भी मल्टी कैंपस बने। और दिल्ली में अभी कई यूनिवर्सिटीज़ मल्टी कैंपस की तरफ जा रही हैं। तो सरकार क्योंकि बहुत ज़्यादा जनरस रही इस सब्जेक्ट को लेके, उन्होंने हमारे को एक तो ईस्ट दिल्ली के अंदर थोड़ी लैंड अलॉट की है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होकर एक जगह बनेगी। और दूसरा अभी क्या हुआ, बाई चांस एक अच्छी चीज़ हो गई कि सुखदेव कॉलेज जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, दिल्ली सरकार का कॉलेज है, वो शिफ्ट हुआ रोहिणी के अंदर। तो वो एक 4-5 एकड़ का कैंपस है, 4 एकड़ का, और बिल्डिंग बनी हुई है, अच्छा कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज चलता था। वो जगह हमें मिली है, वहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी, वो विवेक विहार में। हाँ, वहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, जिसका फोकस होगा उसका मैनेजमेंट, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स। और ऐसा एक हम बनाना चाहते हैं कि जिसको कि सब जाने। MIT वगैरह में भी इसी तरीके की चीजें बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारे डिपार्टमेंट्स होंगे, वहाँ हम एक पहला स्कूल खोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जहाँ पर कि BA शुरू कर रहे हैं हम, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, BBA, MBA शुरू कर रहे हैं हम। अभी शुरुआत में तो MBA का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर हम उसके स्पेशलाइजेशन भी लॉन्च करेंगे, जिसमें कि डेटा एनालिटिक्स पे, जिसमें कि फैमिली बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे, एनालिटिक्स पे बहुत, हाँ, और पब्लिक पॉलिसी पे भी काम करना चाहते हैं, MBA पब्लिक पॉलिसी पे। तो ये क्या होगा, एक और कलर जुड़ेगा DTU के अंदर, और वो कलर हमारे टेक्नोलॉजी के कलर को सपोर्ट करेगा। जब हम पे अच्छा इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट होगा नहीं, तो हम अच्छे इकोनॉमिक्स के टीचर्स कहाँ से ला पाएंगे? और हमारे बच्चे, टेक्नोलॉजी के बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, वो डेटा साइंस पढ़ना चाहते हैं। और देखो आप बिजनेस वर्ल्ड में आप जाते हैं, देखिए ज़्यादातर लोग टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़े हैं, चाहे वो पॉलिसी पे हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे प्लानिंग में हो, और इवन आजकल तो आप देखें डेटा एनालिटिक्स तो नया फील्ड है कि, और उसमें भी, और स्टॉक मार्केट इवन, कितने सारे टेक्नोलॉजिस्ट हैं जो एनालिस्ट हैं। वो ही है हमारे एल्यूमनस में ही, मतलब कैसे देखते हैं तो कितने वैरायटी ऑफ फील्ड्स में नज़र आते हैं। मतलब कहाँ पुलिस में नज़र आते हैं, तो कहीं स्पोर्ट्स में नज़र आते हैं, जबकि वो इंजीनियरिंग के हैं, और इंजीनियरिंग के होने के बावजूद भी फिर वो अलग अलग फील्ड्स में नज़र आते हैं। कोई ब्यूरोक्रेसी में नज़र आता है तो एज इकोनॉमिस्ट नज़र आता है, तो कोई साइंटिस्ट, तो कोई इंजीनियर, चाहे पेंटियम में हो, चाहे किसी में। सच बात है, बिल्कुल सच बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से जो एनालिस्ट बनने की जो एक जर्नी है, उसमें DTU मदद करना चाहता है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जिस भी एरिया में काम करें, उसके वो फ्रंट रनर रहें। अगर वो स्पोर्ट्स में है तो भोला जी बन जाएं,
जी 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 जी, बहुत खूब। हैं, RS भोला जी बन जाएं। जी, बिल्कुल। अगर वो पुलिस में है तो करनैल सिंह जैसे बने, करनैल सिंह जैसे बने, जिससे हमें गर्व होता है, DTU को गर्व होता है उनके ऊपर। जी जी जी। अगर वो ब्यूरोक्रेसी में जाए तो मैं नाम लेना चाहूँ तो कितने लोग हैं, एक का नाम लेना सही नहीं होगा। हाँ, नहीं, है, सही नहीं होगा, नहीं तो आज चाहे LG हाउस हो, वहाँ हमारे हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हैं। आप कंपनीज के CEOs ले लीजिए, मैनेजिंग डायरेक्टर्स ले लीजिए। हाँ, बिल्कुल। तो जब एक पूरी पर्सनैलिटी डेवलप होगी किसी की, तो वो अलग अलग क्षेत्रों में भी काम करने के लिए मजबूत होगा। यही किसी भी यूनिवर्सिटी का उद्देश्य होता है, और DTU में हम स्पेसिफिकली इस एरिया में काम पहले से करते हैं। हम उस चीज़ों को और मजबूत बना रहे हैं। आज DTU जो भी है, 75-76 साल में जितने लोगों के परिश्रम से, मेहनत से, लगन से इतने सारे टीचर्स दिए एक से एक अच्छे DTU ने, उन सब की मेहनत का नतीजा है कि आज इसका एक हम जो स्वरूप जो भी देख रहे हैं, अच्छा स्वरूप, मैं समझता हूँ उन सब का है। और हमको तो इसको थोड़ा काम करने का मदद मिला है, तो हम ऐसा कोई काम ना करें जो DTU के हित के खिलाफ हो। मैं डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम वाइंड अप करें, मैं एक बात पे पहले तो बताना चाहूँगा लोगों को कि आप जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में इतने बिजी रहें, और यही नहीं कि यहाँ, इससे पहले भी जहाँ रहें, तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स में आपने सभी में काम किया है जी। और उसके बावजूद आपके जो रिसर्च पेपर्स हैं पब्लिश्ड, हाँ, आई थिंक देयर समथिंग अराउंड 300 रिसर्च पेपर्स होंगे 250 से ऊपर हैं। 250 से ऊपर आपके पेपर पब्लिश्ड हैं, और वो भी जी, इंटरनेशनल जर्नल्स में, जी, अच्छे जर्नल्स में पब्लिश्ड हैं। इसके साथ साथ आपको मैं देखते कविता का बड़ा शौक है, आपको शेर व शायरी का बहुत शौक है, और कवियों से तो आपका स्नेह ऐसा है कि जैसे आप खुद कवि हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, रिसर्च की तो बात यह है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम करता हूँ, और शायद बहुत जल्दी उस एरिया में काम किया, तब वो अंडर ग्रेजुएट पे पढ़ाया भी नहीं जाता था ये सब्जेक्ट। उस जमाने में हमने काम करना शुरू किया इस पर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे। इसको हम पोस्ट ग्रेजुएशन से अंडर ग्रेजुएशन में यदि हम लाए, मैं समझता हूँ 2-3 लोगों को इसका श्रेय जाएगा, उसमें मेरा भी थोड़ा योगदान है इसको अंडर ग्रेजुएट पे एस्टैब्लिश करने में देश के अंदर। और दूसरा क्या है कि इससे फिर रिसर्च शुरू करी, तो आज मैंने ही करीब 23 लोगों को PhD कराया है, मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत लोगों को PhD कराया है। तो आज अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में PhD में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे से या मेरे स्टूडेंट्स के साथ में PhD किए हैं, तो इससे बहुत ही सम्मान मिलता है, अच्छा लगता है कि किसी सब्जेक्ट के साथ आपको जोड़ा जाता है। तो किताब भी तो है जो इतनी सर्कुलेशन किताब बहुत चलती है, उसने बहुत मान दिया मेरा। मैं तो किताब नहीं बोलता, 2 किताबें बहुत अच्छी हैं, वैसे 3 हैं टोटल। तो टाइटल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चलती है, अंडर ग्रेजुएट स्टडीज में चलती है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, जी। और एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में है, एक किताब है, तो वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से है, और वर्ल्ड वाइड अच्छी चलती है। मैं तो मानता हूँ कि तो मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं जो मुझे मान दिलाते हैं, मुझे सम्मान दिलाते हैं, मुझे पैसे देते हैं, सब कुछ देते हैं जो एक बच्चे से आप एक्सपेक्ट करते हो। ये तंग नहीं करते, बोलते नहीं है, इतने अच्छे बच्चे हैं। तो ये एक बात रही। जहाँ तक कविता की बात है, ये शायद भगवान ने मुझे विधा नहीं दी लिखने की। मैं बहुत चाहता था मैं कुछ लिखूं, लेकिन वो शायद मेरे अंदर वो नहीं होगा। लेकिन कविता सुनना, कविता को समझना, उसकी प्रशंसा करना, उसके मर्म को समझना, उसकी भावना को समझना, ये मेरे अंदर शायद रहा होगा, जो कि मैं एक कवियों से भी जुड़ाव महसूस करता हूँ, कविता से भी जुड़ाव महसूस करता हूँ। ऑल्दो मेरे बहुत सारे कवि मित्र कहते हैं कि कवियों से जुड़ाव न महसूस करो, कविता से करो। तो यहाँ आए हुए भी 1 साल हो गया। तो एक अटल बिहारी वाजपेयी की कविता की कुछ लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ, जो कि इससे रिलेटेड थी कि वाजपेयी जी का जब 1 साल हुआ था, तब उन्होंने लिखी थी वो, तो कि देखते देखते 1 वर्ष बीत गया, देखते देखते 1 वर्ष बीत गया, लंबी प्रतीक्षा का वर्ष, कठिन परीक्षा का वर्ष, आपके प्रयास, आपका साथ, सफलता मिलने लगी है, मन में नई आशा जगी है। आओ एक बार और मेहनत करें, और जो काम हमको मिले हैं उसको और अच्छा करने की शक्ति लें। ऐसी सी एक कविता है वाजपेयी जी की, जो बहुत अच्छी मुझे लगती है कि सबके जो भी सबका साल भर में अभी साथ मिला है, प्यार मिला है, लगाव मिला है, इससे DTU के अंदर हमने एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की है, जिससे कि एक यहाँ आते हुए सबको अच्छा लगे। वर्क प्लेस पे आके किसी को लगे टेंशन हो कि मैं वर्क प्लेस पे आ रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ वो कहीं ना कहीं फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हमारी चूक है। यदि किसी को भी टेंशन होती है तो उस टेंशन मुक्त वातावरण से ही तो क्रिएटिविटी आएगी।
लोगों के मनों से टेंशन निकले, अच्छे के लिए काम करें, यही हमारा प्रयास है। So thank you, sir. Thank you Thank you. Thanks for being in our DTU studio. Thank you. And I would request all the viewers, please give your reactions and comments and be connected to Delhi Technological University. Thank you, Dr. Sir. Thank you very much. Thank you, sir.